हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस में। और आज की वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, द वाइट ग्रीसी सब्सटेंस कवरिंग द बेबीज बॉडी इज कॉल्ड एज वर्निक्स, लोकिया, कोलोस्ट्रम और मीलिया। सो द वाइट ग्रीसी सब्सटेंस जो होता है एट द बर्थ ऑफ बेबी, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वर्निक्स कैसियोसा। एंड जिसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये बेबी की बॉडी से हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, ताकि जो बेबी है वो हाइपोथर्मिया में ना जाए। क्योंकि इमिडिएटली जब बेबी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से में आता है फ्रॉम इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट, तो उस टाइम पे जो वर्निक्स कैसियोसा है उसका सिग्निफिकेंस होता है कि वो हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द कॉर्ड इज टू बी कट इन नॉर्मली हेल्दी न्यूबॉर्न, एंड द ऑप्शंस आर, the option number one is immediately after birth. Option number two is 1 to 3 minutes after birth. Option number C is 2 to 5 minutes after birth. And option number D is 5 to 6 minutes after birth. So इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1 to 3 minutes आफ्टर बर्थ। सो पहले क्या होता था कि इमिडिएटली आफ्टर डिलीवरी बेबी की जो कॉर्ड थी वो कट कर दी जाती थी। लेकिन अभी हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग प्रैक्टिस करते हैं कि हमने एटलीस्ट 1 to 3 मिनट वेट करना है और उसके बाद हमने कॉर्ड को कट करना है अगर बेबी नॉर्मल है। अगर बेबी ने क्राई नहीं किया या और किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, जब म्यूकोनियम स्टेन्ड है, तो उस टाइम पे हमने इमिडिएटली कॉर्ड को कट करना है। क्योंकि हमने फर्दर जो हमारी आगे की मैनेजमेंट है, लाइक अगर बेबी नहीं रोया तो हमने रिससिटेशन स्टार्ट करना है। तो इसीलिए इसमें जो फॉर नॉर्मल बेबी इधर मेंशन किया हुआ है, तो द करेक्ट आंसर विल बी द 1 to 3 minutes. Now the next question is, during suctioning immediately after birth, what is the correct sequence of suctioning? And the options are, first is first mouth and then nose, second option is first nose then mouth, third option is only mouth, and option number D is only nose. तो मतलब immediately after birth तो हमने जो बेबी की सक्शनिंग करते हैं वो हमने कौन सा सीक्वेंस है जो फॉलो करना है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट माउथ एंड देन नोज। सो हमेशा बेबी में पहले माउथ को सक्शन करना है और उसके बाद फिर नोज को सक्शन करना है टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, dose of vitamin K in neonates with birth weight less than 1 kg, and the options are 1 mg, option number B is 0.5 mg, option number C is 1.5 mg, and option number D is 2 mg. So अगर हम विटामिन के, वी ऑल नो कि हम ऐसा रूटीन और रूटीन जो हमारा न्यूबॉर्न केयर है उसमें हम विटामिन के बेबी को लगाते हैं। तो अगर बेबी का वेट लेस देन 1 kg है तो उसमें हम बेबी को 0.5 mg लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड इफ द बेबीज वेट इज मोर देन 1 kg तो उसमें हम 1 mg डोज लगाते हैं एंड द रूट विल बी इंट्रामस्कुलर, और ये हम बेबी के थाई पे लगाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स इन अ डिलीवरी रूम इज असिस्टिंग with the delivery of a newborn infant. After the delivery, the nurse prepares to prevent heat loss in the newborn resulting from evaporation by, and the options are warming the crib pad, turning on the overhead radiant warmer, closing the door to the room, and drying the infant in a warm blanket. तो हमें पता है कि हमारे 4 तरीकों से जो बॉडी से हीट है वो लॉस होती है, जो कि है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड इवेपोरेशन। एंड इसमें इन्होंने इवेपोरेशन की बात की है, तो इनमें से कौन सी हमारी नर्सिंग इम्प्लीकेशन है जिससे कि हम इवेपोरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, हीट लॉस थ्रू इवेपोरेशन। सो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ड्राइंग द इन्फेंट इन अ बाय अ ब्लैंकेट। तो इसमें क्या है कि जब भी हम बेबी को ड्राई करेंगे तो ड्राइंग द फेस एंड हेयर, कवरिंग द हेयर विद अ कैप, एंड लेइंग द न्यूबॉर्न ऑन द मदर्स एब्डोमेन।
इफेक्टिवली रिड्यूसेस हीट लॉस थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है कि इवेपोरेशन इज द लॉस ऑफ हीट थ्रू द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर, एंड न्यूबॉर्न आर वेट from the amniotic fluid. When they are born, as the fluid evaporate from their skin, they can lose heat. So जैसे बेबी बाहर आया, एमनियोटिक फ्लूइड होगा तो लिक्विड है, तो इवेपोरेशन से जो है वो हीट लॉस होगी, तो उस टाइम पे हमने बेबी को इमिडिएटली ड्राई करना है। इसके अलावा और कौन सी हमारी और प्रैक्टिस है जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन, दैट इज कवरिंग द हेयर विद कैप। अगर हम बेबी को टाइमली कैप पहनाते हैं, बेबी को मदर के एब्डोमेन पे लेटाते हैं, तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो है वो भी हीट लॉस थ्रू इवेपोरेशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट है दैट इज वार्मिंग द क्रिब पैड। ये हमारा कंडक्शन से कंडक्शन टाइप ऑफ हीट लॉस से प्रिवेंट करेगा, क्योंकि कंडक्शन तब होता है जब हम बेबी को जिस सरफेस पे लेटाते हैं उसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम हो, वो ठंडा हो, तो इसलिए हम जो हमारा क्रिब है उसको हम वार्म करते हैं। जो हमारा सेकेंड है दैट इज टर्निंग ऑन द ओवरहेड रेडिएंट वार्मर। ये हमारा रेडिएशन का एग्जांपल है। इससे रेडिएशन के थ्रू जो हमारी हीट है वो लॉस होने से प्रिवेंट होगा। और जो हमारा सी है दैट इज क्लोजिंग द डोर टू द रूम, इट विल प्रिवेंट द हीट लॉस थ्रू कन्वेक्शन, क्योंकि जो हमारी कन्वेक्शन है उसमें जो हमारी हीट है वो सराउंडिंग एयर के थ्रू बॉडी से लॉस होती है। तो ये सारे हमारे जो थे किसी ना किसी तरह की हीट लॉस के एग्जाम्पल थे, लेकिन जो इवेपोरेशन का था वो था ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज birth registration in India done within how many days? And the options are 14 days, 18 days, 21 days और 24 days. So जो हमारा birth and death registration प्रोग्राम हमारा जो है that was came in 1969, and इसमें जो हमारी birth registration है that should be done within 21 days. तो 21 days is the correct answer. Now the next question is, which test is used to diagnose typhoid? And the options are Vidal test, Sick test, CD4 T cell count and ELISA. तो हम टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? वी डू विडाल टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिक टेस्ट करते हैं हम डिप्थेरिया के लिए। CD4 टी सेल काउंट हम करते हैं HIV एड्स में, उसमें क्योंकि CD4 काउंट सेल हैं जो वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं इन केस ऑफ HIV, and if the CD4 count is less than 200 तो हम बोलते हैं the patient is in the fourth stage, that is AIDS. and ELISA जो हमारा टेस्ट है that is enzyme linked immunosorbate assay, ये हम AIDS के लिए करते हैं, लेकिन AIDS का जो confirmatory टेस्ट है that is Western blotting. Now the next question is, breastfeeding week is observed in every first week of August, first week of June, first week of July और first week of September. So जो हमारा breastfeeding week है वो हम every first week of August observe करते हैं. So option number A is the first right answer. So first अगस्त से लेके 7th अगस्त तक जो हमारा होता है वो breastfeeding week celebration होता है. Now the next question is, when was Swachh Bharat Abhiyan was launched? And the options are 2nd September 2014, 2nd October 2014, 2nd November 2014, 10th October 2014. So जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान था that was launched on 2nd October 2014. So option number B is the right answer. Now the next question is, accumulation of fluid in the peritoneal cavity known as पेरिकार्डाइटिस, निमोथोरेक्स, एसाइटिस और हाइड्रोसिफेलस। सो जब हमारी पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसाइटिस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड एसाइटिस होने की काफी रीजन है, और जो मेन रीजन है दैट इज लिवर फेलियर और लिवर सिरोसिस। तो उसकी वजह से क्या है, एसाइटिस होता है। एंड एसाइटिस वाले पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि हम उसमें पेरिटोनियल जो हमारी टैपिंग है वो करते हैं, एंड सेकेंड थिंग लाइक पैरासिंथेसिस करते हैं हम पेशेंट में, जो करेक्ट टर्म है। एंड इन पेशेंट में हमें एल्बुमिन बार बार चढ़ाना होता है, क्योंकि जो लीवर का फंक्शन है वो क्या है कि लीवर हमारे जो एल्बुमिन है, प्रोटीन है,
उसको मेंटेन करता है। और जब लीवर सिरोसिस है, लीवर फेलियर है, तो एल्बुमिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है उसकी वजह से, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एल्बुमिन। जो हमारा ऑनकोटिक प्रेशर है, जो कि हमारे फ्लूइड को मेंटेन करके रखता है, वो कम हो जाता है। तो इसलिए जो सारा फ्लूइड है वो बाहर आके पेरिटोनियल कैविटी में इकट्ठा हो जाता है। एंड इन पेशेंट्स में हमें डिज्निया भी देखने को मिलेगा। एंड अपना जो इनका डेली लिविंग है वो भी सारी की सारी अफेक्ट हो जाती है। पेरिकार्डाइटिस है हमारा, जब हमारे हार्ट में जो हमारी पेरिकार्डियल लेयर है उसमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाए। निमोथोरेक्स तब होता है जब लंग्स में एयर फिल हो जाए। एंड हाइड्रोसिफेलिस व्हेन देयर इज द accumulation ऑफ cerebrospinal fluid इन द स्कल। एंड उसकी वजह से क्या है कि जो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। Now the next question is, which type of pelvis is more suitable for baby birth? And the options are android pelvis, gynecoid pelvis, platypoid pelvis, or android pelvis. So the correct answer is option number B, that is gynecoid pelvis. क्योंकि gynecoid pelvis हमारा round shape होता है, जिसमें जो हमारा एंड्रॉइड पेल्विस है, एंड्रॉइड पेल्विस हमारा हार्ट शेप रहेगा। जो हमारे पेल्विस का इनलेट होगा उसका जो शेप होगा दैट विल बी हार्ट शेप। प्लेटिपॉइड जो हमारा होगा दैट विल बी किडनी शेप। एंड एंथ्रोपॉइड विल बी इन द ओवल शेप। तो इसलिए जो हमारा गायनेकोइड पेल्विस है वो सुटेबल होता है फॉर द बेबी बर्थ। Now the next question is, baby can sit without support in which month? And the options are 10 month, 12 month, 8 months और 6 month. So जो बेबी है विद सपोर्ट 6 मंथ पे बैठना स्टार्ट करता है, 6-7 मंथ पे स्टार्ट करता है। लेकिन विदाउट सपोर्ट जो बेबी है वो 8 मंथ पे विदाउट एनी सपोर्ट कैन सिट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is, snowstorm pattern in USG indicate identity-form mole, placental previa, cord around neck और बेटल placenta. तो जो हमारा स्नो स्टॉर्म पैटर्न है ये हमें मोलार प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। सो दैट कंडीशन इज नोन एज आइडेंटिटी फॉर्म मोल। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is, the last case of smallpox was reported in the world 1977, 1980, 1978 or 1976. So जो last case था smallpox का that was reported in 1977 in Somalia, and in 1980 जो WHO था उन्होंने कहा था कि smallpox has been eradicated from the world. Now the next question is, agent present in canned foods which cause bacterial infection is salmonella, staphylococcus, botulism और E. coli. So जो हमारे canned food होते हैं उनमें हमें botulism होने के chances रहते हैं, तो उसकी वजह से the patient may have food poisoning. So botulism is the agent. It means it is the bacterial infection. Now the next question is, the sign and symptom of upper gastrointestinal bleeding of the following except hypertension, hematemesis, coffee ground gastric aspirate and tachycardia. So जब भी पेशेंट को हमारी अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी, सो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेमेटेमेसिस, मींस द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द वॉमिटर्स और वॉमिटिंग। एंड वो कैसा होगा, दैट जब भी हम पेशेंट को एनजी ट्यूब लगा के एस्पिरेट करेंगे तो दैट विल हैव कॉफी ग्राउंड गैस्ट्रिक कंटेंट विल बी देयर, ऑलरेडी ब्लीडिंग इज देयर, तो उसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है। ब्लड लॉस हो रहा है तो पेशेंट इज गोइंग इन हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक हमने पहले काफी स्लाइड्स में काफी बार डिस्कस किया है कि पेशेंट को दो चीजें देखने को मिलेंगी, दैट इज टेकिकार्डिया, द हार्ट रेट विल बी मोर, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो हार्ट जो है जल्दी पंप करेगा, कार्डियक आउटपुट जल्दी जल्दी जो है दैट विल इंक्रीज। सो टेकिकार्डिया विल बी देयर, एंड टेकिकार्डिया की होगा और साथ में देयर विल बी हाइपोटेंशन नॉट हाइपरटेंशन। सो करेक्ट आंसर इसमें जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाइपरटेंशन। क्योंकि अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट शॉक में जा रहा है, तो हाइपरटेंशन विल नॉट बी सीन, वी विल सी हाइपोटेंशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, protocol for management of hypothyroidism include all of the following except, and the options are, drug to be taken half an hour after lunch, drug of choice is the tablet levothyroxine,
ड्रग टू बी टेकन इन मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, ड्रग कैन बी यूज सेफली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। सो हाइपोथायराइडिज्म अगर है किसी मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा दैट विल बी टैबलेट लिवोथायरोक्सिन। इट कैन बी अवेलेबल इन द डोज दैट इज 25 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम एंड 100 माइक्रोग्राम। एंड मदर को इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दिस इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। हमने मदर को इंस्ट्रक्ट करना है कि मॉर्निंग लेनी है, एम्प्टी स्टमक लेना है, और टैबलेट लेने के हाफ एन आवर तक कुछ नहीं खाना, ठीक है, खाली पेट रहना है, कुछ नहीं खाना। आधे घंटा कुछ नहीं खा के आधे घंटे बाद चाहे मदर चाय पी सकते हैं, जो कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन ये जो है ड्रग टू बी टेकन हाफ एन आवर आफ्टर लंच इज द incorrect answer. This should not be this is not the right protocol for the management of hypothyroidism. So option number A जो है वो इस क्वेश्चन का right answer है। Now the next question is, treatment for hypothyroidism should be discontinued when level of TSH is within। इसमें इन्होंने मतलब इसमें जो है दैट इज आफ्टर डिलीवरी। अगर आफ्टर डिलीवरी अगर लेवल ऑफ हाइपोथायराइडिज्म कितना होना चाहिए कि हम जो मदर का टीएसएच लेवल कितना होना चाहिए कि हमें जो थेरेपी है वो डिसकंटिन्यू करनी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 to 10 ml। अगर मदर का जो आफ्टर डिलीवरी 3 to 10 रहेगा तो दैट शोज कि हमें मदर का ट्रीटमेंट बंद करना है। एंड इफ इट इज मोर देन 10 तो हमने जो ट्रीटमेंट मदर ले रही थी उसको ही कंटिन्यू रखना है। अगर हम बात करते हैं टीएसएच की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसकी एज कंपेयर टू द नॉर्मल पर्सन जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत कम होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर 2.5 तक हमें चाहिए। अगर 2.5 से भी ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल हमें 5 चाहिए टीएसएच नॉर्मल लोगों में, ठीक है, लेकिन इन द प्रेगनेंसी इट शुड बी 2.5। अगर 2.5 से ज्यादा है तो मदर की थेरेपी स्टार्ट होगी इन सेकेंड ट्राइमेस्टर 0.2 से 3, एंड इन थर्ड ट्राइमेस्टर इट इज 0.3 से 3। बिकॉज हमें पता है कि जो हमारा थायराइड हार्मोन है इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। सो बिकॉज अगर हमारा थायराइड लेवल मेंटेन रहेगा तो जो बेबी है उसमें आगे जाके क्रिटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए थायराइड चाहिए। फिर आगे मदर को अगर हमारा थायराइड लेवल नहीं कंट्रोल हो रहा तो उसकी वजह से फर्दर मिसकैरेज भी हो सकता है, स्टिल बर्थ भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा थायराइड है उसको नॉर्मल लेवल में रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो हमारा टीएसएच लेवल है वो हमेशा हम ये रेफरेंस वैल्यू लेते हैं इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ट्रीटिंग सिफिलिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोस्ट सुटेबल ड्रग इज एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, क्लोक्सासिन और अमिकासिन। सो अगर हम सिफिलिस की बात करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो सिफिलिस इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सो जब भी मदर कंसीव करती है और उस टाइम पे सभी मदर्स को हमने सिफिलिस और अदर जो हमारी वीडीआरएल है, जो टॉर्च के अंडर जितनी भी हमारी डिजीजेस आती है उसके लिए हमने मदर को स्क्रीन करना है। और जो हमारी सिफिलिस है इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम। एंड अगर मदर को है इन द प्रेगनेंसी तो उस टाइम पे जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा दैट इज पेनिसिलिन। तो हम मदर को बेंजाथिन बेंजाइल पेनिसिलिन लगाते हैं एंड डोज विल बी 2.4 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट सिंगल डोज इंट्रामस्कुलर। उन मदर्स को लगाते हैं जिनमें हमारा जो सिफिलिस है उसकी जो ड्यूरेशन है दैट इज लेस देन 2 years। इफ द सिफिलिस ड्यूरेशन इज मोर देन 2 years, उस केस में हम मदर को सेम 2.4 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट बेंजाइल पेनिसिलिन लगाएंगे, लेकिन 3 डोजेस देंगे आफ्टर एवरी वीक। एंड अगर मदर पेनिसिलिन से हम मतलब कि वो है, मदर को अगर ऑलरेडी पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उस केस में हमने मदर को एरिथ्रोमाइसिन देना है। सो हमारा जो रेजिमेंट रहेगा दैट विल बी अर्ली स्टेज अगर सिफिलिस है तो एरिथ्रोमाइसिन 500 mg ओरली 4 times डेली फॉर 15 days देना है।
और अगर ये लेट स्टेज है तो 500 mg देना है एरिथ्रोमाइसिन 4 times in a day, बट दिस विल बी फॉर 30 days। एंड जब भी मदर को हमने पेनिसिलिन देना है तो क्या चीज ध्यान में रखनी है कि मदर को एनाफिलेक्सिस रिएक्शन हो सकती है पेनिसिलिन से, तो हमेशा हमने एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग करनी है और हमेशा अपने पास एड्रेनलिन का लोडेड इंजेक्शन रखना है, क्योंकि एड्रेनलिन जो है दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ एनाफिलेक्सिस रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, all of the following component of warm chain are important during delivery except, and the options are: delivery room temperature is 25 degrees centigrade, dry the baby with wet cloth, cover baby with clean dry cloth, skin to skin contact with mother। So जब भी हम बेबी की डिलीवरी करते हैं तो वार्म चेन मेंटेन करना बहुत जरूरी है ताकि बच्चा हाइपोथर्मिया में ना जाए। तो हमारा क्या है, जो रूम टेम्परेचर होना चाहिए लेबर रूम का, दैट शुड बी बिटवीन 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये चीज करेक्ट है। ड्राई द बेबी विथ वेट क्लोथ, तो हम कभी भी बेबी को गीले कपड़े से नहीं क्लीन करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको गीले कपड़े से क्लीन करेंगे तो हमारा जो कंडक्शन था, कंडक्शन टाइप ऑफ हीट लॉस वो होगा। तो हमने हमेशा बेबी को वार्म प्री वार्म टॉवल के साथ क्लीन करना है। ऑलरेडी हम हमारा रेडिएंट वार्मर पहले ही ऑन करके रखते हैं, एक हम वहां पे शीट रखते हैं और एक शीट को हम पहले गर्म कर लेते हैं ताकि उसमें हम बेबी को रिसीव करेंगे। Then cover the baby with clean dry cloth and skin to skin contact with mother is very much important. Now the next question is, one of the following vaccine is sensitive to freezing, and the options are BCG, measles, hepatitis B and OPV। सो फ्रीजिंग की बात हो रही है यहाँ पे, जो कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन की बात हो रही है। तो कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन में हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी हमारी टी सीरीज वाली वैक्सीन होती हैं, लाइक डीपीटी जिनमें टी आता है, डीटी, टीटी, पेंटा, और इसके साथ हेपेटाइटिस बी, ये सारी हमारी फ्रीज सेंसिटिव है या कोल्ड सेंसिटिव है। तो इसको इसलिए हमने ज्यादा ठंडे में नहीं रखना। जो हमारा बीसीजी, मीजल्स एंड ओपीवी है, ये हमारे क्या है, बीसीजी और मीजल्स हमारे लाइट सेंसिटिव वैक्सीन है, ओपीवी हमारा सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, एंड मीजल्स एंड बीसीजी भी हमारा जो हीट सेंसिटिव आता है, लेकिन इनमें मीजल्स जो है वो ज्यादा हीट सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू बीसीजी। Now the next question is, which of the following drug is used as osmotic diuretic? Flosimide, Lasix, mannitol और hydrochlorothiazide। So इसमें जो हमारा correct answer है that is option number C, that is mannitol। So mainly in case of increased intracranial pressure उसमें हम mannitol use करते हैं। So option number C जो है that is osmotic diuretic। फ्लोसेमाइड और लैसिक्स हमारा सेम एक ही है और इसको हम लूप डायूरेटिक बोलते हैं। फ्लोसेमाइड इज द salt name, Lasix is the trade name. Now the next question is, drug used as a prophylaxis of post-operative nausea, and the options are domperidone, metoclopramide, diclofenac और salicylic acid। So जो हमारा डिक्लोफिनेक और सैलिसाइक्लिक एसिड है, ये हमारे नसेड्स आ जाते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो हमारा मेट्रोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोम हमारे एंटीएमिटिक्स हैं। अब इनमें से जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज मेटोक्लोप्रामाइड। So metoclopramide is the drug of choice for post-operative nausea and vomiting. So it should be given in 24 within 24 hours after surgery. Now the next question is, measures to be taken under primary level of prevention are, and the options are health promotion and specific protection, early diagnosis and specific protection. Option number C is early diagnosis and early treatment. Option number D is reduce impairment and disability limitation. So इसमें हमारी बात हो रही है प्राइमरी लेवल की। तो प्राइमरी लेवल में हमने डिजीज को डेवलप नहीं होने देना है, तो उस केस में हम हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन फॉलो करते हैं। हेल्थ प्रमोशन में हमारा आ गया हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन एंड इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमारा आ गया लाइक इम्यूनाइजेशन, यूजिंग सीट बेल्ट, यूजिंग हेलमेट। देन कीमो प्रोफिलेक्सिस आ गया हमारा, विटामिन ए प्रोफिलेक्सिस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, यूज ऑफ आयोडीन इन द सॉल्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ गॉइटर। मतलब किसी भी चीज से स्पेसिफिकली हमने प्रिवेंशन लेनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Spectrum of health can be expressed as, and the options are better health to mind sickness, positive health to death, free from sickness to moderate sickness, optimum health to severe sickness. सो जो हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन पॉजिटिव हेल्थ टू डेथ. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Now the next question is, the theory of web of causation of disease mostly explain about occurrence of communicable diseases, non-communicable diseases, nutritional deficiency diseases, vaccine preventable diseases. So जो हमारी web of causation disease है ये हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारी जर्म थ्योरी है और जो हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है वो हम कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जर्म थ्योरी में भी है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज हो रही है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में इंट्रैक्शन है एजेंट होस्ट और इन्वायरमेंट का. लेकिन वेब ऑफ कॉजेशन में किसी भी एक डिजीज को होने के लिए बहुत सारे कॉजेस मैटर करते हैं. तो सेम फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक डायबिटीज. अगर हम डायबिटीज की बात करते हैं तो डायबिटीज में एज हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गई, इसके साथ ही ओबिसिटी हो गई, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल हो गया, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकती हैं. तो वो हमारा वेब ऑफ कॉजेशन है. Now the next question is, early diagnosis and adequate treatment are specific intervention undertaken as primary level of prevention, secondary level of prevention, primordial level of prevention और tertiary level of prevention. So जो हमारा early diagnosis है and prompt treatment है वो हमारा secondary level of prevention में आता है. So option number B is the correct answer. हमारा सबसे पहले primordial level होता है. प्रिमोडियल लेवल में क्या होता है कि हमने हेल्दी हैबिट्स जो है वो बच्चों में इनकॉर्पोरेट करनी है, लाइक कि रोज ब्रश करना है, रोज नहाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी है, एक्सरसाइज करनी है, और इसमें जो है रिस्क फैक्टर्स भी प्रेजेंट नहीं है तो डिजीज नहीं होगी. प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने डिजीज को डेवलप नहीं होने देना है विद द हेल्प ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. सेकेंडरी लेवल में डिजीज हो चुकी है, अब उसको हमने अर्ली डायग्नोस करना है और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है ताकि हम कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकें. और टर्शरी लेवल में कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं लेकिन उन कॉम्प्लिकेशंस को हमने वहीं पे रोकना है और पेशेंट को रिहैबिलिटेट करना है एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन करनी है. Now the next question is, restoration of anatomical and physiological function is a type of vocational rehabilitation, mechanical rehabilitation, social rehabilitation और emotional rehabilitation. So हमारा जो रिहैबिलिटेशन पार्ट है वो हमारी टर्शरी प्रिवेंशन का पार्ट है. एंड अगेन रिहैबिलिटेशन हमारे में चार तरह की होती है. तो वोकेशनल रिहैबिलिटेशन है हमारी विद द अर्निंग. हमने पेशेंट को ऐसी चीजें सिखानी है जो कि वो उस डिजीज कंडीशन के साथ रह के कुछ कर सके, लाइक उसको कैंडल मेकिंग सिखा दी, उसको फाइल बनाना सिखा दिया, जो कुछ ऐसा काम जो कि वो उस अपनी डिसेबिलिटी के साथ कर सके और अपनी अर्निंग्स पूरी कर सके. मेडिकल रिहैबिलिटेशन में आ गया जैसे हमने किसी भी रिस्टोरेशन करना है फंक्शन का, लाइक अगर पेशेंट का लिम्ब एम्पुटेशन हुआ है तो हमने उसको क्रच दे दिया, उसके साथ हमने उसको प्रोस्टेसिस दे दी. अगर कोई पर्सन है लाइक उसकी आई साइट कम हो गई है तो हमने उसको आई ग्लासेस दे दिए. तो ये सारा हमारा आ गया मेडिकल रिहैबिलिटेशन में. सोशल रिहैबिलिटेशन में हमने पेशेंट को फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड करना है और उसके सोशल रिलेशनशिप्स को फिर से बनाना है. एंड इमोशनल रिहैबिलिटेशन में हमने जो पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बूस्टअप करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, following are job responsibility of community health officer except, and the options are implementation of national health programs, administration and management of health and wellness center, implementation of biomedical waste disposal guidelines, overall supervision of PHC. So इसमें जो हमारा correct answer रहेगा that is option number D. Overall supervision of PHC is not the job responsibility for community health officer, क्योंकि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है दे आर प्रेजेंट एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और जो हमारा पीएचसी है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ऊपर होता है. एंड पीएचसी में हमारे पास मेडिकल ऑफिसर होता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन ऑफ द पीएचसी.
Now the next question is full form of AEFI is, and the options are acute elimination of fever infection, adverse event of fever immunization, adverse event of follow-up immunization, adverse events following immunization. So जो हमारा AEFI है that stands for option number D, that is adverse events following immunization. मतलब immunization के बाद जो side effects होते हैं उनको हम adverse event of following immunization कहते हैं. Now the next question is health facility maintained by state government having 30 indoor beds with operation theater is community health center, primary health center, sub district hospital और district hospital. So जो हमारे 30 bedded hospital रहेगा that will be the community health center. So community health center जो है जिसको हम first referral units भी बोलते हैं तो वो 30 bedded hospital होते हैं indoor और indoor beds are there. Now, next question is mixture of human waste with wastewater is known as sewage, liquid waste, sludge और sewage. So जो हमारा ह्यूमन वेस्ट है जिसको हम नाइट वेस्ट नाइट सॉइल भी बोलते हैं या जिसको हम ह्यूमन एक्सक्रीटा भी बोलते हैं. सो व्हेन द ह्यूमन एक्सक्रीटा इज मिक्स्ड विद वेस्ट वाटर इट इज नोन एज सीवेज. और जो हमारा सुलेज है सुलेज क्या होता है इट इज द वेस्ट वाटर ओनली डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जिसमें कि ह्यूमन वेस्ट है जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो प्रेजेंट नहीं होता. Now the next question is all of the following are uses of epidemiology except, and the options are study natural history of disease, provide curative treatment, make a community diagnosis, assess risk factor of disease in population. So जो हमारी एपिडेमियोलॉजी है एपिडेमियोलॉजी में हम किसी भी हेल्थ इवेंट से रिलेटेड जो हमारी फ्रिक्वेंसी है हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसको हम देखते हैं. सो बेसिकली हमारा एपिडेमियोलॉजी में हम स्टडी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज करते हैं कि कैसे वो जो स्टडी डिजीज है वो स्टार्ट हुई, कम्युनिटी डायग्नोसिस बनाते हैं और रिस्क फैक्टर्स को असेस करते हैं. तो जो हमारा प्रोवाइड क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Now the next question is all of the following are rich sources of vitamin A except, and the options are carrot, papaya, amla, green leafy vegetable. So इसमें जो हमारा correct answer है that is option number C, amla, because amla is a rich source of vitamin C. इसके अलावा carrot हो गया, papaya and green leafy vegetables vitamin A के sources हैं. जितने भी हमारे yellow food है like pumpkin हो गया, papaya हो गया हमारा, वो सब हमारा कैरेट्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एग यॉल्क ये सब हमारे विटामिन ए रिच फूड हैं जो कि बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थेल्मिया और बाइटॉट स्पॉट होने से प्रिवेंट करते हैं. Now the next question is mid-arm circumference for a healthy child between 1 and to 5 year of age is less than 12.5 centimeter, between 12.5 to 13.5 centimeter, less than 11.5 centimeter and more than 13.5 centimeter. So जो हमारा mid upper arm circumference है जो कि हम शाकी टेप से मेजर करते हैं it should be more than 13.5 centimeter. So option number D is the correct answer. If it is between 12.5 to 13.5 centimeter then the child is moderately malnourished. मतलब बच्चा जो है वो येलो कलर वाले जोन में आएगा. And if it is less than 12.5 centimeter the child is severely malnourished, that will came under red zone. Now the next question is billing method or cervical mucus method for fertility is based on temperature, calendar, एमेनोरिया और वेजाइनल डिस्चार्ज. सो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेजाइनल डिस्चार्ज. सो हमारा टेम्परेचर मेथड है उसमें क्या है कि फीमेल ने रोज अपना टेम्परेचर उठने से पहले चेक करना है, 8 आवर्स का स्लीप होना चाहिए एंड सेम थर्मामीटर के साथ हर दिन टेम्परेचर चेक करना है. एंड जिस भी दिन जो टेम्परेचर है स्लाइटली राइज रहेगा, हाफ डिग्री राइज रहेगा 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज, तो वो जो 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज रहेंगे दैट विल बी द ओव्यूलेशन डे. उस टाइम पे ओव्यूलेशन हुई है तो दैट पीरियड विल बी द अनसेफ पीरियड. तो उस टाइम पे जो इंटरकोर्स है उसको प्रिवेंट करना है.
कैलेंडर मेथड में फीमेल जो है वही करती हैं जिनके जो पीरियड्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं। इसमें जो हमारा फीमेल जो है लॉन्ग मेंस्ट्रुअल पीरियड और शॉर्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड अपना कैलकुलेट करती है फॉर द 6 मंथ। और फिर उनमें से जो हमारे लॉन्ग मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसमें 18 माइनस 11 सब्सट्रैक्ट करना है और शॉर्ट में 18 सब्सट्रैक्ट करना है। तो जो हमारे पास नंबर आएगा, जो नंबर ऑफ डेज आएंगे, दैट विल बी द अनसेफ पीरियड। तो उस टाइम पे इंटरकोर्स प्रिवेंट करना है। एमेनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। एंड जो हमारा विजाइनल डिस्चार्ज है, जस्ट जो सर्वाइकल डिस्चार्ज है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवुलेशन जो होता है वो स्टिकी होता है, फीमेल को वेट फीलिंग सी फील होती है और तो हल्का सा येलोइश होता है। तो दैट विल शो कि जो ओवुलेशन है वो हुई है। तो जो हमारा सर्वाइकल म्यूकस मेथड है उससे जो फीमेल है उसका सेफ और अनसेफ पीरियड वो पता कर सकती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज depot medroxyprogesterone acetate, an injectable contraceptive must be injected at least every 2 month, 4 month, 5 month और 3 month। तो जो हमारा DMPA है that is given after every 3 month। So option number D is the correct answer and dose is 150 mg D by M। Now the next question is Japanese encephalitis vaccine is administered by, and the options are subcutaneous route, intramuscular route, intradermal route और oral route। So हमारा Japanese encephalitis का जो वैक्सीन है वो हम subcutaneously route देते हैं। So option number A is the correct answer। So JE का जो फर्स्ट डोज है वो 9 मंथ पे लगता है along with measles rubella 0.5 ml subcutaneous। एंड इसका जो सेकेंड डोज है दैट विल बी गिवन बिटवीन 16 to 24 month। Now the next question is emergency contraceptive has one of the following: progestin, levonorgestrel, estrogen और क्रोमेन। सो जो हमारी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है जिनको हम मॉर्निंग पिल्स भी बोलते हैं दैट इज नोन एज लिवोनॉर्जेस्ट्रल। उसमें लिवोनॉर्जेस्ट्रल हार्मोन होता है लाइक आई पिल और अनवांटेड 72 हो गया। These pills should be taken within 72 hours of unprotected sexual intercourse and इसमें जो डोज रहेगी दैट विल बी द हाई डोज ऑफ लिवोनॉर्जेस्ट्रोल दैट इज 1.5 mg। या तो फीमेल 0.5 ml के दो टैबलेट एक साथ ले सकती है, नहीं तो 0.75 की जो है वो 12 आवर्स के गैप के बाद ले सकती है। Now the next question is possible care during ethambutol treatment is related to eyesight, liver function, urine और mouth ulcer। So जो हमारा ethambutol है it is an anti tuberculosis drug and जब भी हम ये पेशेंट को देते हैं तो हमने क्या ध्यान रखना है, हमने पेशेंट की आई साइड का ध्यान रखना है क्योंकि इथाम्ब्यूटोल विल लीड्स टू ऑप्थेल्मिक न्यूराइटिस। ऑप्थेल्मिक न्यूराइटिस विल इट लीड टू ओकुलर न्यूराइटिस एंड इसमें जो पेशेंट होगा उसको नाइट विजन में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमने पेशेंट का जो आई साइट है वो चेक करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिशनल स्टूल्स इन न्यूबॉर्न्स आर विटनेस्ड ऑन एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और सेवंथ डे। सो जो हमारे ट्रांजिशनल स्टूल होते हैं वो लूज येलो ग्रीन वाटर स्टूल होते हैं जो कि बर्थ के सेकंड और थर्ड डे देखने को मिलेंगे। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थर्ड डे। एंड ट्रांजिशनल स्टूल से ये पता लगता है कि जो बेबी है उसको जो मदर का मिल्क है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। Now the next question is IDCF stands for, and the options are Indian Dehydration Control Forum, Indian Diarrhea Control Fortnight, Intensified Diarrhea Control Fortnight, Intensified Dengue Control Forum। तो जो हमारा IDCF है that stands for Intensified Diarrheal Control Fortnight। So option number C is the correct answer। Now the next question is zinc tablet in case of diarrhea should be given for 10 days, 12 days, 14 days और 16 days। सो जिंक टैबलेट हम डायरिया के बच्चों में देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जिंक की वजह से जो डायरियल एपिसोड हैं वो कम होते हैं। सो उसमें हम बच्चों को 14 डेज के लिए देते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो अगर हम IDCF प्रोग्राम की बात करते हैं दैट इज इंटेंसिफाइड डायरियल कंट्रोल फोर्टनाइट, तो उसमें हम बच्चे को ORS का घोल और जिंक
की टैबलेट्स देते हैं, ओआरएस एंड जिंक। जिंक फॉर 14 डेज। तो इसमें इन्होंने लिखा है जिंक जानी 14 दिन, और ओआरएस पिलाना है ताकि बच्चे को हम डिहाइड्रेशन से, डायरिया से प्रिवेंट कर सके। एंड एवरी ईयर द गवर्नमेंट सेलिब्रेट दिस फोर्टनाइट प्रोग्राम। फोर्टनाइट का मतलब है 14 डेज। सो ये जो प्रोग्राम है ये 14 दिन चलता है हर हेल्थ सेंटर में। तो हेल्थ सेंटर में ओआरएस कॉर्नर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे कि जो भी बच्चे अंडर 5 हैं उनको ओआरएस और जिंक टैबलेट्स दी जाती है। मेनली इन द मंथ ऑफ जून ये चलता है, क्योंकि ऑब्वियस जून के बाद क्या है, मानसून इज देयर, रेनी सीजन इज देयर। और उस टाइम पे जून जुलाई में जो बच्चे हैं उनको डायरिया ज्यादा होता है। एंड और इसमें है कि दिस प्रोग्राम वो स्टार्टेड इन द ईयर 2016। Now the next question is, in which year IAPPD was launched? And the options are 2010, 2012, 2013 or 2014. So the IAPPD program was launched in 2014. So option number D is the correct answer. Now what does IAPPD stands for? It is Integrated Action Plan for Prevention and Control of Pneumonia and Diarrhea. क्योंकि अगर हम अंडर 5 चिल्ड्रन की बात करते हैं तो अंडर 5 चिल्ड्रन में जो हमारे डायरिया है और निमोनिया है उसकी वजह से सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं। तो इसीलिए डायरिया और निमोनिया का जो प्रोग्राम है उसको एक साथ बना दिया। सो दिस वाज स्टार्टेड इन 2014 एंड इसमें कुछ इंटरवेंशंस हैं लाइक appropriate infant and young child feeding practices, provision of safe drinking water and improved sanitation, vitamin A supplementation, measles vaccination, hip vaccination, hand washing and personal hygiene, provision of ORS and zinc, appropriate antibiotic, availability of oxygen in health facility, improved case management at community and health facility by IMNCI, and reduction of household pollution. So currently जो IAPPD है, that is Integrated Action Plan for Prevention and Control of Pneumonia and Diarrhea, has been prioritized in 4 states, namely Bihar, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। क्योंकि इन 4 स्टेट्स में जो अंडर 5 मोर्टेलिटी है ड्यू टू निमोनिया एंड डायरिया दैट वाज वेरी हाई। सो IAPPD ये था। नाउ आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।